विद्यार्थियों, इसके पहले मेरे द्वारा अपने वीडियो लेक्चर में ये बताया गया था कि भारत में राजपत्र 1833 के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई और राजपत्र 1833 में किन उपबंधों को लाया गया और जिसके कारण भारत में क्या परिवर्तन हुए। आज मेरे द्वारा जो वीडियो लेक्चर आपके हित को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है वो इस बात पर है कि भारत में उच्च न्यायालय से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ और भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू हाई कोर्ट एक्ट 1861। भारत में उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 से संबंधित प्रोविजन क्या है, क्या उपबंध किए गए थे अधिनियम 1861 में उच्च न्यायालय को भारत में स्थापित करने के संबंध में। मेरी कुछ हेडिंग्स हैं जिन्हें मैं पहले हिंदी में हेडिंग समझा दूंगा, उसके बाद फिर हम इनको इलेबोरेट करेंगे। नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, नंबर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय का संगठन क्या है, कौन कौन से अधिकारी इसमें होंगे और कितने होंगे। थर्ड जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार के संबंध में 6 बातें यहाँ बताइए। नंबर फर्स्ट सिविल मैटर यानी दीवानी मामले, क्रिमिनल मैटर यानी कि फौजदारी मामले, एडमिरल्टी कोड यानी कि सामुद्रिक मामले, प्रोवेट विल एंड अदर यानी कि इच्छा पत्र, वसीयत इत्यादि संबंधी मामले, अपील जुरिस्डिक्शन यानी कि अपील के संबंध में भी क्षेत्राधिकार है। 6 सुपरवाइजरी यानी कि पर्यवेक्षण करने का भी क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त है। 4 इम्पोर्टेंट ऑफ एक्ट 1861 यानी कि अधिनियम 61 का क्या महत्व है, इसके बारे में भी एक पॉइंट नीचे दे रखा है। नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। विद्यार्थियों, इंट्रोडक्शन से जहां तक तात्पर्य मैं ज्यादा नहीं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि भारत में एक अधिनियम पारित किया गया 1861 में जिसे कहा गया हाई कोर्ट एक्ट 1861। हाई कोर्ट एक्ट 1861 यानी उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत यह व्यवस्था की गई, यह प्रावधान लागू किए गए कि इस एक्ट के पहले यानी हाई कोर्ट एक्ट 1860 के पहले जितने भी न्यायालय थे, ठीक जैसा कि मैंने बताया था पहले आपको, मद्रास, कलकत्ता और बंबई में सुप्रीम कोर्ट 3 हुआ करते थे। इसके अलावा सदर अदालतें हुआ करती थी। उन सभी अदालतों को समाप्त करके, सभी सुप्रीम कोर्ट को समाप्त करके अब मात्र उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, ठीक। और उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई जिसके अपने कुछ उपबंध थे। उन उपबंधों के तहत भारत में उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई और एक उच्च न्यायालय 1861 में आगरा में भी स्थापित किया गया, यानी कि 4 उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई, ठीक, जिसे 1875 में आगरा से स्थानांतरित करके इलाहाबाद पहुंचा दिया गया। विद्यार्थियों, आज जो इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है वो वही है। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय में उस समय एक चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश और बाकी 15 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे और इन सभी में 1/3 एडवोकेट में से चुने जाते थे, यानी कि 1/3 को एडवोकेसी का अनुभव होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर का। 1/3 सिविल सर्विसेज से चुने जाते थे और 1/3 एडवोकेट और सिविल सर्विसेज इन दोनों से चुने जाते थे। इस तरह 1/3, 1/3, 1/3 3 तरह से चुना जाता था। थर्ड पॉइंट जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकारों मैंने बताया था दीवानी क्षेत्राधिकार, फौजदारी क्षेत्राधिकार, सामुद्रिक क्षेत्राधिकार, इच्छा पत्रीय और वसीयत संबंधी क्षेत्राधिकार, अपील संबंधी क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षण संबंधी क्षेत्राधिकार और महत्व। अब हम 1 बाय 1 करके बात करते चलते हैं। नंबर फर्स्ट इसमें दिया है सिविल क्षेत्राधिकार। विद्यार्थियों, मुझे नहीं लगता है कि आपको बार बार मुझे ये बताना आवश्यक होगा कि व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू सिविल जुरिस्डिक्शन। सिविल जुरिस्डिक्शन
या सिविल मैटर या सिविल कोर्ट, यानी कि जहां भी एक सिविल शब्द इसमें आता है उससे तात्पर्य है कि दीवानी मामले, वे मामले जो मार धाड़ के नहीं है, किसी की हत्या, लूट, चोरी, डकैती इत्यादि के नहीं है, केवल इस बात से है कि हमारी कोई संपत्ति किसी ने ले ली है या हमारे अधिकार किसी ने छीन लिए हैं या कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। इट इज ए सिविल मैटर। तो दीवानी मामलों को सुनने का अधिकार उच्च न्यायालय को था। वो चाहे तो अपने से नीचे किसी भी अदालत में, न्यायालय में चल रहे मामलों को अपने पास मंगा सकता था, हस्तक्षेप कर सकता था, उन्हें रोक सकता था। सिविल मैटर। सेकंड, क्रिमिनल मैटर यानी फौजदारी मामले। फौजदारी मामले में भी उच्च न्यायालय को ठीक उसी तरीके से अधिकार प्राप्त थे जिस तरह से अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त थे। थर्ड, एडमिरल्टी मैटर्स, सामुद्रिक मामले। वे मामले जो समुद्रिक से संबंधित जुड़े हुए हैं, सामुद्रिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं, वे सभी मामलों में भी उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार रहता था और उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र अधिकार के तहत उन मामलों को सुनने, समझने में और निर्णय देने में पारंगत था। फोर्थ, प्रोवेट विल एंड अदर। प्रोवेट यानी इच्छा पत्र, विल यानी वसीयत। ध्यान रहे, अधिकतर ऐसे मामले सामने आते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने अपने जीवन के रहते जीते जी कोई इच्छा पत्र या विल कर दी है। कुछ आप प्रोवेट कह सकते हैं, टेस्टामेंट्री कह सकते हैं, विल कह सकते हैं। इस संबंध में अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के रहते मरने से पहले कुछ लेख लिख दिया है तो उस लेख के संबंध में कई बार आपस में क्लेश उत्पन्न होता है। दो विल सामने आ जाती हैं, दो इच्छा पत्र सामने आ जाती है, दो टेस्टामेंट्री सामने आ जाती है। ऐसी स्थिति में कौन सही कौन गलत, तो ऐसे मामले में उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के तहत उन मामलों को सुन समझ सकता है और निर्णय दे सकता है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के संबंध में अपील का अधिकार था। यानी कि अगर उसके अधीनस्थ इंफीरियर कोर्ट द्वारा कोई मामला सुना गया, समझा गया और अंतिम रूप से निपटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, अंतिम निर्णय दे दिया गया है, तो उस निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील सुनने का अधिकार उच्च न्यायालय का हुआ करता था। सिक्स्थ, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। उच्च न्यायालय को एक विशेष अधिकार भी प्राप्त था। हाईकोर्ट एक्ट 1861 के तहत वो यह था कि उच्च न्यायालय अपने इंफीरियर कोर्ट में से किसी भी कोर्ट का औचक निरीक्षण कर सकता है, पर्यवेक्षण कर सकता है, उसको जाकर देख सकता है कि आखिर ये प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है या नहीं, कहीं कोई विसंगति, कहीं कोई कमी तो नहीं है, और अगर है तो उसे दुरुस्त करने का आदेश दे सकता था। नेक्स्ट, एम्पावरमेंट इम्पोर्टेंट ऑफ एक्ट 1861। क्या महत्व है हाईकोर्ट एक्ट 1861 का? 1861 का विद्यार्थियों सबसे बड़ा महत्व ये है कि भाग्य की विडंबना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई और उसके बाद भारत में कई तरह के न्यायालयों का निर्माण हुआ। आप अगर मेरे सभी लेक्चर्स को देख रहे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में विधि व्यवस्था के तहत कोर्ट का निर्माण कराया, फिर उन्होंने सुधार किया, 3 प्लान उन्होंने दिए, 3 प्लान कॉर्नवालिस ने दिए, उसके बाद भी कई एक्सपर्ट्स ने अपने अपने प्लान दिए और भारत में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में कई प्रावधान दिए। लेकिन जितनी भी अदालतें स्थापित की गई थी वो सभी समाप्त कर दी गई। इवन सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर दिए, सदर अदालतें समाप्त कर दी, निजामत अदालत समाप्त कर दी। लेकिन हाईकोर्ट एक्ट 1861 जो उस समय स्थापित किया गया था और इसके तहत जो उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, विद्यार्थियों आज आप जो उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट देख रहे हैं वो हाईकोर्ट एक्ट 1861 के तहत स्थापित किए गए ही उच्च न्यायालय हैं। वे ही उच्च न्यायालय आज हमारे सामने कार्य कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों सबसे बड़ा महत्व है हाईकोर्ट एक्ट 1861 का कि सभी न्यायालय समाप्त हो गए, लेकिन ये एक्ट अभी तक समाप्त नहीं हुआ और इसके तहत हाईकोर्ट अपना कार्य कर रहे हैं। विद्यार्थियों आज का मेरा वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ आगे भी मेरे वीडियो लेक्चर आपको प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।